मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है बुद्धकालीन गणराज्यों की शासन पद्धति। देखिए, गणराज्यों के शासन विधान के विषय में हमें बहुत कम ज्ञात है, लेकिन जो प्रमाण मिलते हैं उनसे इतना स्पष्ट है कि लिच्छवी आदि बड़े गणराज्यों की शासन व्यवस्था मौर्य, कोलिय आदि जो छोटे गणराज्य थे इनकी अपेक्षा भिन्न रही होगी। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था। सामान्य प्रशासन की देखभाल के साथ साथ गणराज्य में शांति एवं सामंजस्य बनाए रखना उसका एक प्रमुख कार्य था। अन्य पदाधिकारियों में उपराजा, सेनापति, भंडागारिक आदि प्रमुख थे, परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति अथवा संथागार में निहित होती थी। इस समिति के सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी होती थी। समिति के सदस्य भी राजा कहे जाते थे। एक पन्य जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे तथा उपराजाओं, सेनापतियों और कोषाध्यक्षों की संख्या भी यही रही होगी। इसी प्रकार एक स्थान पर शाक्यों के संस्थागार के सदस्यों की संख्या 500 बताई गई है। ये संभवतः राज्य के कुलीन परिवारों के प्रमुख थे जिन्हें राजा की पदवी का अधिकार था। प्रत्येक राजा के अधीन उपराजा, सेनापति, भंडागारिक आदि पदाधिकारी होते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवी राज्य अनेक छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था तथा प्रत्येक इकाई का अध्यक्ष एक राजा होता था जो अपने अधीन पदाधिकारियों की सहायता से उस इकाई का शासन चलाता था। प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष केंद्रीय समिति के सदस्य होते थे। गणराज्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे संधि विग्रह, कूटनीतिक संबंध, राजस्व संग्रह आदि के ऊपर केंद्रीय समिति के सदस्य संस्थागार में पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात बहुमत से निर्णय लेते थे। जब रोहिणी नदी के जल वितरण के संबंध में कोलियों तथा शाक्यों के कृषकों के बीच विवाद हुआ तो उन्होंने अपने अपने अधिकारियों को सूचित किया तथा अधिकारियों ने अपने राजाओं को बताया। राजाओं ने इस विषय पर पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात युद्ध का निर्णय लिया। इसी प्रकार कौशल नरेश विदुढ़ द्वारा शाक्य गणराज्य पर आक्रमण किए जाने तथा उसकी राजधानी का घेरा डालकर उनसे आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने पर शाक्यों ने अपने संस्थागार में आत्मसमर्पण अथवा युद्ध करने के ऊपर विचार विमर्श किया था। अंत में बहुमत से आत्मसमर्पण का निर्णय लिया गया। लिच्छवी गणराज्य के सेनापति के चुनाव का भी एक विवरण प्राप्त होता है, जिसके अनुसार सेनापति खंड की मृत्यु के बाद सेनापति सिंह की नियुक्ति संथागार के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के आधार पर की गई थी। कुशीनारा के मल्लों ने बुद्ध की अंत्येष्टि तथा उनकी धातुओं के विषय में अपने संस्थागार में विचार विमर्श किया था। इन उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गणराज्यों का शासन जनतंत्रात्मक ढंग से चलाया जाता था। यदि ये मान लिया जाए कि बौद्ध संघ की कार्य पद्धति गणराज्यों की कार्य पद्धति पर आधारित थे तो हम गणराज्यों की कार्य प्रणाली के विषय में कुछ और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि संस्थागार की कार्यवाही आधुनिक प्रजातंत्रात्मक संसद से मिलती जुलती थी। यहाँ प्रत्येक सदस्य के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। इस कार्य के लिए आसन्न पन्नापक नामक पदाधिकारी होता था। कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने, मतगणना आदि के लिए भी सुस्पष्ट और सुनिश्चित नियम होते थे। संथागार में रखा जाने वाला प्रस्ताव सामान्यतः 3 बार दोहराया जाता था तथा विरोध न होने पर स्वीकार कर लिया जाता था। विरोध होने पर बहुमत लिया जाता था। गुप्त मत प्रणाली की प्रथा प्रचलित थी। अनुपस्थित सदस्यों के मत लेने के भी नियम बने हुए थे। मतदान अधिकारी को सलाह का ग्राहक कहा जाता था। प्रत्येक सदस्य को अपने अनेक रंगों की सलाखें दी जाती थी। विशेष प्रकार के मत के लिए विशेष रंग की सलाखा होती थी जो सलाखा ग्राहक के पास पहुंचती थी। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग यहाँ हमें प्राप्त होता है। विवादग्रस्त विषय समिति के पास भेजे जाते थे। संस्थागार के कार्य
संचालन के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। गणों की कार्यपालिका का अध्यक्ष ही संभवतः संस्थागार का प्रधान भी होता था। सामान्यतः गणराज्यों की सरकार पर केंद्रीय समिति का पूर्ण नियंत्रण होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारी तथा प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति समिति के द्वारा ही की जाती थी। गणराज्यों में एक मंत्री परिषद भी होती थी, जिसमें 4 से लेकर 20 तक सदस्य होते थे। ये केंद्रीय समिति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। गण अध्यक्ष ही गण परिषद का प्रधान होता था। केंद्रीय समितियां न्याय का कार्य भी किया करती थी। वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के विषय में बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय होते थे। कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जा सकता था जब वह एक एक करके 8 न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया हो। प्रत्येक न्यायालय अपराधी को मुक्त करने के लिए स्वतंत्र था। इन न्यायालयों के प्रधान अधिकारी इस प्रकार थे: विनिश्चय, महामात्र, व्यवहारिक, सूत्रधार, अष्टकुलक, भांडागारिक, सेनापति, उपराजा और राजा। राजा का न्यायालय अंतिम होता था। दंड देने का अधिकार केवल राजा को ही था। अन्य न्यायालय निर्दोष होने पर अपराधी को मुक्त तो कर सकते थे, किंतु दोषी होने पर उसे दंड नहीं दे सकते थे। वे उसे उच्चतर न्यायालय में भेज देते थे। राजा दंड देते समय पवेनी पोठक अर्थात पूर्व दृष्टांतों का अनुसरण करता था। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि लिच्छवी गणराज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्णतः सुरक्षित रखा गया। यह एक नागरिक की स्वतंत्रता के जनतांत्रिक विचारधारा का समर्थन करता है, जो विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। गणराज्यों में ग्राम पंचायतें भी होती थी, जो राजतंत्रात्मक राज्यों की ग्राम पंचायतों के समान ही अपना कार्य करती थी तथा कृषि, व्यापार, उद्योग आदि के विकास पर ध्यान रखती थी। गणराज्यों के विधान तथा शासन के विषय में हमें जो थोड़ी बहुत सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उससे ऐसा स्पष्ट होता है कि राज्य बड़े समृद्ध और सुव्यवस्थित रहे होंगे। स्वयं महात्मा बुद्ध वज्जी संघ की सुव्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। महापरिनिर्वाण सूत्र से पता चलता है कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद से वज्जियों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जब तक वे बार बार अपने संस्थागार में बैठक करते रहेंगे, मिलकर सहमति से रहेंगे, निर्णय लेंगे, प्राचीन परंपराओं का पालन करेंगे, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करेंगे तथा उनके आदेशों का पालन करेंगे, तब तक उनकी प्रगति होती रहेगी। वस्तुतः वज्जी संघ की शक्ति उनके संगठन में ही निहित थी और जब तक यह संघ संगठित रहा, अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली राजा भी उससे भयभीत रहे, किंतु जब उनमें फूट पड़ गई तो उनका पतन हो गया। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।